गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत। हमारे खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम अहम खबरें, वो भी अलग अंदाज में। बड़ी और अहम खबरों के साथ हम आपको बताएंगे आखिरकार देश का मूड क्या है, और बात आम आदमी की भी जरूर करेंगे। इसके अलावा गुड मॉर्निंग इंडिया में आप देखेंगे सोच की बात, जहां हम बताएंगे वो खबर जो सबसे ज्यादा चर्चा में है, जो देश में बहस का मुद्दा बनी हुई है। और बात होगी दुनिया की, जहां हम आपको दिखाएंगे दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास बुलेटिन गुड मॉर्निंग इंडिया की। तो सबसे पहले कौन सी खबर है आपको वो बता देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिसंबर को एनडीए सांसदों के साथ विशेष डिनर मीटिंग करने वाले हैं, जिसमें गठबंधन के सभी घटक दलों के वरिष्ठ मंत्री, फ्लोर लीडर और सांसद शामिल होंगे। इस डिनर में क्या कुछ खास रहने वाला है, बुलेटिन में आगे आपको उसके बारे में भी जानकारी देंगे। दूसरी बड़ी खबर कौन सी है वो भी आप जान लीजिए। ये 4 खबरें जिस पर रहेगी हमारी नजर। दूसरी खबर एसआईआर से जुड़ी हुई है, जहां चुनाव आयोग की आज अहम बैठक होने वाली है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम तय समय से पीछे चल रहा है। आयोग इन राज्यों के लिए समय सीमा बढ़ा सकता है। एसआईआर का उद्देश्य गलत या डुप्लीकेट नाम हटाना और पात्र नाम मतदाताओं की सूची में जोड़ना है। वहीं तीसरी खबर में बात लाहौर में लश्कर ए तैयबा के नए मॉड्यूल को लेकर के होगी, और तैयबा का जो नया मॉड्यूल है खुलकर के अब सामने आ गया है। हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्लाह कसूरी और प्रतिबंधित आतंकी मुजम्मिल हाशमी एक ही मंच पर दिखाई दिए हैं। मरकजी मुस्लिम लीग के इंट्रा पार्टी चुनाव की आड़ में नई पीढ़ी के जिहादियों को तैयार करने की बड़ी साजिश के संकेत पाकिस्तान में एक बार फिर से मिल रहे हैं। चौथी और आखिरी खबर में बात अभिनेता सलमान खान की करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा उनकी तरफ से मांगी गई है, जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। लेकिन खबरों में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं आज की पहली खबर के बारे में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एनडीए सांसदों के साथ एक विशेष डिनर मीटिंग करने वाले हैं। इस दौरान गठबंधन के सभी घटक दलों के वरिष्ठ मंत्री, फ्लोर लीडर और सांसद शामिल होंगे। डिनर की तैयारियों को लेकर के बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बैठक की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एनडीए सांसदों को डिनर पर बुलाया है। अब बताया ये जा रहा है कि इस दौरान आगामी चुनाव को लेकर के रणनीति पर चर्चा की जाएगी, क्योंकि 2026 में विधानसभा के चुनाव कई राज्यों में होने वाले हैं। एनडीए सांसदों के बीच चुनावी तैयारी और संगठनात्मक मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। यह डिनर शाम 6 बजे प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित किया जाएगा। जानकारी ये भी कह रही है कि डिनर के तैयारियों को लेकर के बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बैठक की है। इस बैठक में कौन कौन शामिल रहने वाला है अब वो जान लीजिए। इस बैठक में धर्मेंद्र प्रधान, अर्जुन राम मेघवाल, मनसुख मांडविया, प्रहलाद जोशी समेत अन्य मंत्री और पार्टी के दोनों सदनों के जो सचेतक है वो मौजूद थे। बैठक में तय हुआ है कि सभी सांसद संसद भवन लाइब्रेरी में इकट्ठा होंगे और वहां से बस या कार से प्रधानमंत्री आवास पहुंचेंगे। सांसदों से यह भी कहा गया है कि सांसद कार पूल करके संसद भवन से पीएम आवास पर जा सकते हैं। सभी सांसदों को 5 बजे तक पीएम आवास पहुंचने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, क्योंकि डिनर मीटिंग शाम 6 बजे शुरू होगी। डिनर में पहुंचने वाले सांसदों को राज्यवार बांटा गया है। उस राज्य से आने वाले मंत्री को उनकी संसद से निकलने से लेकर पीएम आवास तक पहुंचने और वहां बैठाने की जिम्मेदारी दी गई है। इस डिनर बैठक में एनडीए सांसदों के बीच चुनावी तैयारियां और संगठनात्मक मुद्दों की अगर मैं बात करूं तो विचार विमर्श इस दौरान किया जाएगा। बीजेपी इस बैठक को चुनावी एकजुटता और राजनीतिक संवाद का अहम हिस्सा भी मान रही है। इस डिनर बैठक में गठबंधन के सभी घटक दलों के जो वरिष्ठ मंत्री हैं, फ्लोर लीडर्स हैं और सांसद हैं, वो शामिल रहने वाले हैं। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस दौरान पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर चर्चा होने की संभावना है, ताकि राज्य चुनावों से पहले गठबंधन अपनी रणनीति को बेहतर ढंग से तैयार कर सके। सूत्रों के मुताबिक इस डिनर बैठक का मकसद है गठबंधन सहयोगियों के बीच विचारों के खुले और रचनात्मक आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करना। ये मंच गठबंधन सहयोगियों को आगामी राज्यों में होने वाले चुनावों से पहले अपने दृष्टिकोण को और बेहतर बनाने का मौका देगा, ताकि वो एकजुट होकर के चुनावी मैदान में उतर सके और भविष्य की चुनौतियों का सामना कर सके। तो ये थी पूरी खबर जो कि प्रधानमंत्री आवास में होने वाले डिनर से जुड़ी हुई है, जहां पार्टी के साथ यानी बीजेपी के साथ और भी जो गठबंधन दल है, एनडीए के जो गठबंधन दल है, वो जाएंगे डिनर मीटिंग में शामिल होने वाले हैं। इस दौरान खासकर 2026-27 में जहां जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसे लेकर के भी रणनीति बनने वाली है।
सभी सांसदों को बांट दिया गया है राज्यवार क्रम में कि वो उस हिसाब से ही आए। शाम 5 बजे का वक्त नियत किया गया है कि शाम 5 बजे तक पहुंच जाएं, क्योंकि शाम 6 बजे से ये डिनर पार्टी शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर ही ये पार्टी आयोजित हो रही है, इसीलिए संसद भवन में सभी को एकत्रित होने के लिए कहा गया है। दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि संसद के उसी भवन में आकर के सभी एकजुट हो जाए, ताकि वहां से किसी कारपूल के माध्यम से या इसके अलावा बस के माध्यम से वो आगे बढ़ सके, प्रधानमंत्री आवास तक पहुंच सके। और अब बात दूसरी खबर की कर लेते हैं, जहां एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर के आज चुनाव आयोग की बैठक होने वाली है। यह बैठक एसआईआर की समय सीमा को लेकर के होगी, जिसमें ऐसी संभावना है कि इलेक्शन कमीशन पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में एसआईआर की समय सीमा को बढ़ा सकता है। असल में उत्तर प्रदेश, बंगाल के साथ 12 राज्यों में मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम तय समय से पीछे चल रहा है। अब आयोग का कहना है कि मतदाता सूची को अधिक सटीक बनाने के लिए अतिरिक्त समय देना जरूरी है। आपको बता दें कि देश भर में मतदाता सूची को सुधारने और व्यवस्थित करने के लिए एसआईआर प्रक्रिया चलाई जा रही है। इसका मकसद है फर्जी वोटिंग को रोकना, डुप्लीकेट नाम हटाना, मृत या स्थानांतरित वोटर्स के नाम साफ करना, पात्र नागरिकों यानी 18 साल से अधिक उम्र को सूची में शामिल करना। फिलहाल एसआईआर का जो दूसरा चरण है वो चल रहा है। पहले चरण की शुरुआत बिहार से की गई थी। दूसरे चरण में अलग अलग राज्यों में बूथ स्तर पर बीएलओ घर घर जाकर के सत्यापन कर रहे हैं। इन बीएलओ में शिक्षक या सरकारी कर्मचारी शामिल हैं, जिनको लेकर ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कम समय में पूरे क्षेत्र का सत्यापन करना उनके लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। विपक्ष दूसरी तरफ आरोप लगा रहा है चुनाव आयोग ने अव्यवहारिक समय सीमा लागू की है, ये विपक्ष का कहना है। इस वजह से वोटर्स और बूथ लेवल अधिकारियों पर अधिक दबाव पड़ रहा है, ये भी विपक्ष का आरोप है। कांग्रेस समेत विपक्ष के कई नेताओं का कहना है कि इलेक्शन कमीशन इतने कम समय में संशोधन का काम पूरा नहीं कर सकता है। उन्होंने आयोग से 2003 में अपनाई गई विस्तृत समय सारणी का पालन करने की अपील भी की है। इसी बीच बीएलओ की हो रही मौतों पर टीएमसी नेता जयप्रकाश मजूमदार ने दावा कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में अब तक कम से कम 40 बीएलओज की मौत हो चुकी है। इन मौतों के पीछे की वजह संशोधन कार्य में आयोग के द्वारा बढ़ रहा प्रेशर ये बताया जा रहा है। जो प्रक्रिया है वो तमाम राज्यों में चल रही है, पश्चिम बंगाल में भी चल रही है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी चल रही है, लेकिन अब इसे लेकर के तरह तरह के दावे विपक्ष की तरफ से किए जा रहे हैं। इस सब के बीच चुनाव आयोग की अहम बैठक भी होने वाली है, क्योंकि ये जो दूसरा चरण शुरू हुआ है उसके बारे में जानकारी मिल रही है कि कई राज्यों में जो प्रक्रिया है वो समय सीमा से पीछे चल रही है। विपक्ष ये कह रहा है कि समय सीमा को और ज्यादा बढ़ाया जाए, क्योंकि बीएलओ पर काम का प्रेशर पड़ रहा है। अब बंगाल में तो यहां तक दावा कर दिया गया है कि 40 बीएलओ की मौत हो गई है, क्योंकि जो वर्क प्रेशर था वो उनके ऊपर हावी हो चुका था। ये टीएमसी नेता जयप्रकाश मजूमदार है, उनकी तरफ से कहा गया है। हालांकि विपक्ष ये भी मांग कर रहा है आयोग से कि 2003 में जो विस्तृत समय सारणी अपनाई गई थी उसी का पालन किया जाए, ताकि काम का बोझ किसी भी बीएलओ पर ना पड़े। और अब बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, जहां लाहौर में लश्कर-ए-तैयबा का एक बड़ा और चौंकाने वाला गतिविधि मॉड्यूल सामने आया है। हाफिज सईद के इस आतंकी संगठन ने अब नई पीढ़ी के जिहादियों को तैयार करने का अभियान शुरू कर दिया है, और इसके लिए इस्तेमाल हो रहा है इसका ही राजनीतिक विंग पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग। ये पूरा आयोजन चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बताया गया है, लेकिन मंच पर मौजूद चेहरे एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। पहला, हाफिज सईद का बेटा हाफिज तलहा सईद। दूसरा, पहलगाम आतंकी हमले का जो मास्टरमाइंड है सैफुल्लाह कसूरी। और तीसरा है अमेरिकी पाबंदियों की सूची में शामिल आतंकी मुजम्मिल इकबाल हाशमी। इन तीनों को पाकिस्तान में एक ही मंच पर देखा गया है। हालांकि इनका एक ही मंच पर होना वहां पर आम बात हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान में आतंक को नई धार देने की जो तैयारी है वो लगातार चलती रहती है। लेकिन ये संकेत साफ है कि नई पीढ़ी के युवाओं को आतंक की राह पर धकेला जा रहा है, और इसके लिए राजनीतिक दल का मुखौटा इस्तेमाल भी किया जा रहा है। आपको बताएं कि लाहौर में ये जमावड़ा सिर्फ एक चुनावी गतिविधि नहीं है, बल्कि आने वाले समय में बढ़ सकते खतरे की एक बड़ी चेतावनी है। ये दिखाता है कि आतंक फैलाने वाले संगठन अब राजनीतिक रास्तों का इस्तेमाल करके खुद को मजबूत कर रहे हैं और युवाओं को अपने मकसद के लिए भी तैयार कर रहे हैं। हमारे साथ श्रीनगर से नासिर जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। नासिर, ये जो तस्वीर सामने आ रही है, ये तस्वीर ये बताती है कि पाकिस्तान में किस तरीके से आतंकी आकाओं को
राजनीतिक चोला पहना करके भीड़ में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के बैठे हुए आतंकी, चाहे हम मुंबई मास्टर में 2008 की बात करें, हाफिज सईद की बात करें, तलहा सईद की बात करें, सैफुल्लाह कुसरी जो पहलगाम टेरर अटैक का मास्टर में उनकी बात करें, उन्होंने हमेशा जो पनाह ली है वो राजनीतिक पनाह ली है कि राजनीतिक दलों के तहत वो लोगों से जुड़ते हैं और लोगों को ब्रेन वॉश करते हैं। हमने देखा कि पीएमएल पाकिस्तान मरकजी लीग 2008 में वजूद में आई, फरवरी 2008 में वजूद में आई। ये ऑफशूट जो है लश्कर तैयबा और जेडीयू का है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाएगा जो स्पेशली जो तलहा सईद है या सैफुल्लाह कसूरी है, उनके भड़काऊ बयान हमने पहले से देखे, लोगों को ब्रेन वॉश करते हुए देखने को मिले। और परसों ही एक वीडियो जो है एक गैदरिंग जो है वो लाहौर में देखने को मिली। साफ लगता है कि पाकिस्तान की नापाक हरकतें अभी भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। आसिफ मुनीर के नेतृत्व में वहां पे हुई जहां पे पॉलिटिकल नाम जो है वो इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसका मकसद कुछ और है, लोगों को बहलाने के लिए, लोगों को फुसलाने के लिए या दूसरी कंट्री का जान हटाने के लिए जो इसका पॉलिटिक्स का रंग दिया गया। लेकिन वहां पे क्या बयान हुए, वहां पे एंटी इंडियन जो है बयानबाजी हुई है। फिर से भारत को जो है इनकी नापाक जुबानों से भारत का नाम आया और वहां के लोगों को या स्पेशली वहां के युवाओं को जो भड़काया जाता है, पहले उनको जो है पॉलिटिकल रैलीज में शामिल किया जाता है, उसके बाद उनको भारत के खिलाफ जो है भड़काया जाता है, उसके बाद वही आतंकियों को जो है यहाँ पे कश्मीर घाटी में, जम्मू कश्मीर घाटी में धकेला जाता है। कहीं ना कहीं चाहे तलहा सईद की बात करें, सैफुल्लाह कसूरी की बात करें, मुजम्मिल की अगर बात करें, तो इनके बयान अगर पहले से देखेंगे तो इनके बयान जो है वो एंटी इंडियन बयान है। उन्हें बयानबाजी जो है इंडिया के खिलाफ की गई है और लोगों को ब्रेन वॉश किया गया है जहाद के रिलेटेड। उसके साथ जितने भी स्कूल्स वहां पे है, जो इन लीडर जो वहां पे बैठे हुए हैं, पाकिस्तान के आतंकी जो बैठे हुए हैं, उनके अंदर जो स्कूल आ रहे, चाहे जमात इस्लामिया की बात करें, जमात दावा की बात करें, लश्कर तैयबा की बात करें, या उन टेरर कैंपस की अगर बात करेंगे जहां पे ये बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन उन शिक्षाओं में उन्होंने बच्चों को क्या पढ़ाया है, उनका सिलेबस क्या है, वो सबके सामने आया। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद बहुत सारे वीडियोज उन मरकज से वायरल हुए जहाँ पे बच्चों ने खुद कहा कि हमें यहाँ पे क्या सिखाया जाता है, कैसे हमें ब्रेन वॉश किया जाता है, इवन कैसे हमें इन इंस्टीट्यूशंस में ट्रेनिंग दी जा रही है कि कैसे आपको बचना है, कैसे ट्रेन बच्चों को किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये गैदरिंग वहां पे होना, जो एमएमयू है, जो ऑफशूट है लश्कर तैयबा का, मुस्लिम मरकजी यूनाइटेड, उनका भी यही जो एजेंडा है कि कैसे वहां पे युवाओं को भड़काया जाए, कैसे युवाओं को तैयार किया जाए। क्योंकि हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में सबसे बड़ी मार जो है जैश मोहम्मद को खानी पड़ी, क्योंकि तमाम तर जो टेरर हाइडआउट्स वहां पे थे या टेरर अड़े थे जहां पे आतंकियों को पनपने की जगह दी जाती थी, जहां पे आतंकियों को ट्रेन किया जाता, उनको ध्वस्त किया गया। उसके बाद उसकी उनकी फ्रस्ट्रेशन जो हमें देखने को मिली। और कई ऐसे अड्डे भी जो है आज फिर से लॉन्च वहां पे किए हैं जिसकी फंडिंग जो है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किया। आसिफ मुनीर के नेतृत्व में आपने देखा कि वहां पे प्रदर्शन भी हुए, अटैक्स भी बढ़ने लगे और आतंकी संगठन ने फिर से अपनी जड़ें मजबूत करने के लिए वहां पे ऐसे ऐसी रैलीज का इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके साथ साथ हमने देखा कि इन लीडर्स ने जो है कुछ नए अड्डे जो वहां पे खोले हैं, वहां पे अब जो है आतंकी पढ़ाई जाती है, आतंकी ट्रेनिंग की इन बच्चों को दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे मंच पे ऐसे तीन बड़े खूंखार आतंकियों का होना ये कहीं ना कहीं की विशेष है। इसमें कुछ और आगे जो रणनीति होगी वो देखने वाली बात होगी कि आगे इस पॉलिटिकल रैली की रणनीति क्या होगी। और इसमें जो स्पीच में जो कहा गया, जो हाफिज सईद है 2008 का मास्टरमाइंड मुंबई टेरर अटैक का, उनकी रिलीज की डिमांड भी वहां से की गई। से साफ लगता है कि ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। 2008 में जब पीएमएमएल जो वजूद में आई, उसके बाद हाफिज सईद ने जब फंडिंग की इस बिल्कुल। और अब इस जब पॉलिटिकल इस पार्टी को। तरीके के वीडियो सामने आते हैं नासिर, तो सवाल खड़े होते हैं कि जो पाकिस्तान की सरकार है वो दुनिया के सामने किस तरीके से झूठ परोसती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब चौथी खबर की बात करते हैं, जहां बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान अपनी फिल्म बैटल ऑफ गलवान और बिग बॉस 19 के फिनाले के बाद एक नए मामले को लेकर के सुर्खियों में आ गए हैं। अभिनेता ने अपने व्यक्तित्व अधिकारों यानी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। इससे पहले अक्षय कुमार समेत कई एक्टर और एक्ट्रेस ऐसे ही मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं। सलमान ने व्यक्तिगत अधिकारों का हनन से बचने के लिए कानूनी सहायता मांगी है। उनके नाम और तस्वीरों के अवैध इस्तेमाल पर रोक इसमें शामिल है। दिल्ली उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में एक्टर ने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर अपने नाम, फोटो, वीडियो के अवैध उपयोग पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि बिना अनुमति उनके तस्वीर या वीडियो का उपयोग न किया जाए।
उन्होंने कोर्ट से अपनी छवि और प्रतिष्ठा खराब करने वाले एआई जनरेटेड वीडियो के खिलाफ भी आदेश जारी करने की अपील की है। आज इस मामले में जस्टिस प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ सुनवाई करने वाली। आपको बता दें कि पर्सनैलिटी राइट्स को लेकर के सलमान से पहले कई बड़े सितारों ने अदालती कार्रवाई की है। ऐश्वर्या राय इनमें शामिल है, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, अक्षय कुमार जैसे कई बड़े नाम इसमें शुमार हैं। हाल ही के दिनों की अगर बात की जाए तो ऋतिक रोशन, फिल्म मेकर करण जौहर समेत कई हस्तियों को उनके पहचान और प्रचार से जुड़े अधिकारों के तहत अदालत से अंतरिम राहत मिल चुकी है। तेलुगु अभिनेता हैं जूनियर एनटीआर, उन्होंने भी दिल्ली उच्च न्यायालय में अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग करते हुए याचिका दायर की है। हालांकि उनकी याचिका पर अभी तक अदालत का कोई अंतिम फैसला आया नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ सलमान खान ने ये याचिका लगा दी है जिस पर आज सुनवाई होने वाली है। और अब बात करते हैं देशवासियों को गौरवान्वित करने वाली खबर की। दरअसल भारत में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ धूम है, क्योंकि हर साल हम धूमधाम से मनाते हैं दिवाली, और दिवाली को अब यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित कर दिया है। इस पर पीएम मोदी बोले हैं कि दिवाली हमारी सभ्यता की आत्मा है। साथ ही कुंभ मेला समेत 15 धरोहर पहले से ही इस लिस्ट में शामिल है। यूनेस्को ने दिवाली को अमूर्त विश्व धरोहर घोषित किया है। बुधवार को यूनेस्को ने संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यानी अमूर्त विश्व धरोहर की सूची जारी की। इसमें घाना, जॉर्जिया, कोंगो, इथियोपिया और मिस्र सहित कई देशों के सांस्कृतिक प्रतीक भी शामिल हैं। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि दिवाली हमारी सभ्यता की आत्मा है। भारत की 15 अमूर्त विश्व धरोहर इस सूची में शामिल हैं। इनमें दुर्गा पूजा, कुंभ मेला, वैदिक मंत्रोच्चार, रामलीला और छाऊ नृत्य भी शामिल हैं। ये फैसला उस समय आया है जब दिल्ली में यूनेस्को की इंटर गवर्नमेंटल कमेटी फॉर इंटेंजिबल हेरिटेज की 20वीं बैठक चल रही है। ये 8 से 13 दिसंबर तक चलेगी। इस मौके को देखते हुए केंद्र सरकार ने 10 दिसंबर को विशेष दिवाली समारोह रखने का फैसला किया है, ताकि दुनिया के सामने भारत की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत तरह से पेश किया जा सके। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर बधाई देते हुए लिखा, भारत और दुनिया भर के लोग उत्साहित हैं। हमारे लिए दिवाली संस्कृति और प्रकृति से जुड़ी है। ये हमारी सभ्यता की आत्मा है। ये ज्ञान और धर्म का प्रतीक है। दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में शामिल किए जाने से इस त्योहार की वैश्विक लोकप्रियता में और भी वृद्धि होगी। प्रभु श्री राम के आदर्श हमें शाश्वत रूप से मार्गदर्शन करते रहें। आपको बता दें कि यूनेस्को की ये लिस्ट दुनिया की ऐसी सांस्कृतिक और पारंपरिक चीजों को शामिल करती है जिन्हें छू नहीं सकते, लेकिन अनुभव किया जा सकता है। इसे अमूर्त विश्व धरोहर भी कहा जाता है। इसका मकसद है कि ये सांस्कृतिक धरोहरें सुरक्षित रहें और आने वाले पीढ़ियों तक पहुँचें। फिलहाल भारत की 15 धरोहरें पहले से ही अमूर्त विश्व धरोहर की सूची में जगह बना चुकी हैं। इनमें दुर्गा पूजा, कुंभ मेला, वैदिक मंत्रोच्चार, रामलीला और छाऊ नृत्य भी शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और खबर गाजीपुर से जुड़ी हुई है, जहां माफिया मुख्तार की पत्नी की याचिका खारिज कर दी गई है। संपत्ति कुर्क करने के आदेश को चुनौती उसकी तरफ से दी गई थी, लेकिन इसे खारिज कर दिया गया है। 9 करोड़ 44 लाख की संपत्ति डीएम ने कुर्क की थी। अफसा अंसारी के नाम पर यह संपत्ति है। गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी कर दिए गए थे, लेकिन इसके खिलाफ जाकर के एक याचिका दाखिल की गई थी माफिया मुख्तार की पत्नी की तरफ से, लेकिन उसे भी अब खारिज कर दिया गया है। संपत्ति कुर्की से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। इस आदेश को ही चुनौती दी गई थी, जिसमें 9 करोड़ 44 लाख की जो संपत्ति है वो डीएम ने कुर्क की थी, लेकिन अफसा अंसारी की तरफ से याचिका लगाई गई थी कि इस संपत्ति को कुर्क ना किया जाए। लेकिन अब इस पर बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है कि अफसा अंसारी के नाम पर जो 9 करोड़ 44 लाख की संपत्ति थी उसे कुर्क करने के आदेश वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसे पहले दिए गए थे गैंगस्टर एक्ट के तहत, क्योंकि संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किए गए थे। गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करने के जो आदेश थे अब उस पर मोहर लग चुकी है, यानी उसे आगे बढ़ाया जाएगा, ना कि खारिज होगा।
और एक और खबर आपको गाजीपुर से ही बताते हैं, जहां दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी पर 2,65,000 का जुर्माना भी लगा दिया है। आरोपी ने सगी नाबालिग भतीजी के साथ दुष्कर्म किया था। गाजीपुर के जमानिया थाना में साल 2022 का ये मामला है, जहां पॉक्सो के तहत अब कार्रवाई की जा रही है। दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की जो सजा सुनाई गई है, उसी पर कार्रवाई हो रही है। पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी पर जुर्माना भी लगाया है, जो कि 2,65,000 का है। आरोपी पर यह आरोप थे और सगी नाबालिग भतीजी के साथ उसने दुष्कर्म को अंजाम दिया था, जिसके बाद गाजीपुर के जमानिया थाने में साल 2022 में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी और अब जाकर के फैसला हुआ है कि आजीवन कारावास में आरोपी को रहना होगा। और इतना ही नहीं, कोर्ट की तरफ से जुर्माना भी लगा दिया गया है। और अब खबर बरेली से, जहां उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर को गिरफ्तार किया गया है। एसटीएफ ने अफसार अहमद को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। अतीक अहमद के बेटे अशरफ से जेल में अतीक अहमद के भाई अशरफ से जेल में मुलाकात की थी। शूटर्स के साथ जेल में बैठकर के हत्या की साजिश रची थी, ये आरोप लग रहे हैं। साजिश रचने के बाद उमेश और 2 गनर्स की हत्या हुई थी। आरोपी को बरेली ले आई है एसटीएफ और कोर्ट में अब उसकी पेशी होने वाली है। उमेश पाल हत्याकांड जो कि 2005 में हुआ था, उस पर सुनवाई अतीक और अशरफ पर भी हो रही थी, लेकिन अतीक अशरफ के जाने के बाद भी अभी जो पड़ताल है वो पूरी चल रही है। इस पूरे मामले में एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। बरेली लेकर के आई है एसटीएफ और अब कोर्ट में पेशी भी उसकी होने वाली है। और बात अब जालौन की करेंगे। जालौन में लेडी वीडियो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार हुई है। रिश्वत के 1 लाख फेंक करके भागते हुए सिपाही ने उसे पकड़ा है। 9 लाख का पेमेंट करने के एवज में 1 लाख रुपए वीडियो की तरफ से मांगे गए थे। वीडियो को सरकारी आवास से जाल बिछा करके पकड़ा गया है। झांसी विजिलेंस टीम की भ्रष्टाचार के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां जालौन में एक महिला वीडियो की गिरफ्तारी कर ली गई है। रिश्वत लेते उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। आपको बताएं कि रिश्वत के 1 लाख रुपए उससे रिसीव हो रहे थे और उससे जैसे ही मिलने वाले थे, पुलिस तब वहां पर पहुंचती है, लेकिन 1 लाख रुपए लेकर के फेंक करके वो भागने की कोशिश वहां से करती है।